हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़े हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 का भारत के भौतिक भूगोल, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10। इस चैप्टर का नाम है वायुमंडल में जल। तो आज हम देखेंगे वायुमंडल में जल। तो चलिए शुरू करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि हवा में जलवाष्प मौजूद होती है। इसमें वायुमंडल के आयतन में 0 से लेकर 4% प्रतिशत तक की भिन्नता पाई जाती है। मौसम की परिघटना में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जल वायुमंडल में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस के रूप में उपस्थित होता है। जल जो होता है वायुमंडल में 3 अवस्थाओं में होता है। पहला ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में। तो तीनों अवस्थाओं में जल उपस्थित होता है वायुमंडल में। वायुमंडल में आर्द्रता आर्द्रता जलाशयों से वाष्पीकरण तथा पौधों में वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होती है। इस प्रकार वायुमंडल महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन एवं वर्षा की प्रक्रिया द्वारा होता रहता है। हवा में मौजूद हवा में मौजूद जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। जो हवा में मौजूद जलवाष्प होता है उसे हम आर्द्रता कहते हैं। मात्रात्मक दृष्टि से इसे विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। जो जलवाष्प की वास्तविक मात्रा होती है उसे हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यह हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन है एवं इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से तापमान पर निर्भर करती है। निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों में अलग अलग होती है। दिए गए तापमान पर पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यानी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में जो मौजूद आर्द्रता होती है उसे हम सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं, कहा जाता है। हवा के तापमान को बदलने के साथ हवा के तापमान को बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती या घटती है तथा सापेक्ष आर्द्रता भी प्रभावित होती है। यह महासागरों के ऊपर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है। एक निश्चित तापमान पर जल जलवाष्प से पूरी तरह पूरित हवा को संतृप्त कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि हवा इस स्थिति में दिए गए तापमान पर और अधिक आर्द्रता को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। हवा के दिए गए प्रतिदर्श सैंपल में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसे ओसांक कहते हैं। तो इस तरीके से ओसांक हो गया। अब देखिए वाष्पीकरण तथा संघनन। वायुमंडल में जल वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा वाष्पीकरण तथा संघनन के कारण क्रमशः घटती बढ़ती है। जो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा है, वाष्पीकरण तथा संघनन के कारण यह घटती बढ़ती है। वाष्पीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। यानी जो जल होता है द्रव से गैसीय अवस्था में बदल जाता है उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण का मुख्य कारण ताप है। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू होता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। यानी जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू होता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने एवं धारण करने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। उसी प्रकार यदि आर्द्रता कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने तथा धारण करने की क्षमता होती है। हवा की गति संतृप्त परत को असंतृप्त परत के द्वारा हटा देती है। इस प्रकार हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण उतना ही तीव्र होगा। हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण उतना ही तीव्र होगा।
जलवाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। जलवाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। ऊष्मा का ह्रास ही संघनन का कारण होता है। जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तब उसमें जलवाष्प को जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तब उसमें जलवाष्प धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। यानी जब हवा ठंडी हो जाती है तो वह जलवाष्प नहीं ग्रहण करती है, समाप्त हो जाती है। तब अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में संघनित हो जाता है और जब सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी जब यह सीधे द्रव में ना होकर डायरेक्ट ठोस में हो जाता है तो इसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। स्वतंत्र हवा स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है। तब इन छोटे छोटे कणों को संघनन केंद्रक कहा जाता है। खासकर धूल, धुआं तथा महासागरों के नमक के कण अच्छे केंद्रक होते हैं क्योंकि वे पानी को अवशोषित करते हैं। संघनन उस अवस्था में भी होता है जब आर्द्र हवा कुछ ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती है तथा यह उस समय भी हो सकता है जब तापमान उष्मांक के नजदीक हो। इस प्रकार संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर है। संघनन हवा के आयतन, ताप, दाब तथा आर्द्रता से प्रभावित होता है। संघनन तब होता है जब वायु का आयतन नियत हो, पहला पॉइंट। दूसरा है एवं तापमान उष्मांक तक गिर जाए। वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाए। वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जलवाष्प प्रविष्ट हो जाए। फिर भी हवा के तापमान में कमी संघनन की सबसे अच्छी अवस्था है। संघनन के बाद वायुमंडल की जलवाष्प या आर्द्रता निम्नलिखित में से एक रूप में परिवर्तित हो जाती है: ओस, कोहरा, तुषार एवं बादल। स्थिति एवं तापमान के आधार पर संघनन के प्रकारों को वर्गीकृत किया जा सकता है। संघनन तब होता है जब उष्मांक जमाव बिंदु से नीचे होता है तथा तब भी संभव है जब उष्मांक जमाव बिंदु से ऊपर होता है। ओस, अब देखते हैं ओस क्या होता है। ओस के बारे में देखते हैं। ओस, जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है। अक्सर ठंडियों में देखा देखते होंगे आप सब ओस को, तो पत्तियों पर होती है, पौधे के पत्तियों पर गिरी होती है, तो छोटी छोटी बूंदें होती हैं, वही ओस होती हैं। तब इसे हम ओस के नाम से जानते हैं। इसके बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्थाएं होती हैं: साफ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता तथा ठंडी एवं लंबी रातें। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ठंड में रातें अक्सर लंबी होती हैं, तो उसी समय आकाश जो है बिल्कुल शांत होता है, हवा भी शांत होती है, उच्च सापेक्ष आर्द्रता होती है। तो उस समय क्या होता है कि तब ओस गिरती है। तो ओस बनने के लिए यह आवश्यक है कि उष्मांक जमाव बिंदु से ऊपर ही हो। अब देखते हैं तुषार। ओस देख लिया हमने, अब तुषार देखते हैं। तुषार ठंडी सतहों पर बनता है जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे यानी 0 डिग्री सेल्सियस चले जाने पर होता है, अर्थात उष्मांक जमाव बिंदु पर या उसके नीचे होता है। अतिरिक्त नमी पानी की बूंदों के बजाय छोटे छोटे बर्फ के रवों के रूप में जमा होती है। उजले तुषार बनने की सबसे उपयुक्त अवस्थाएं हैं ओस बनने की अवस्थाओं के समान है, केवल हवा का तापमान जमाव बिंदु या उससे नीचे होना चाहिए। इसके लिए यही दशाएं उपयुक्त हैं। अब देखते हैं कोहरा और कुहासा। इन दो पॉइंट के बारे में देखेंगे, कोहरा और कुहासा के बारे में। जब बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प से भरी हुई वायु संहति अचानक नीचे की ओर गिरती है, तब छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया होती है। इसलिए कोहरा एक बादल है जिसका आधार सतह पर या सतह के बहुत नजदीक होता है। कोहरा तथा कुहासा के कारण दृश्यता कम से शून्य तक हो जाती है। नगरीय तथा औद्योगिक केंद्रों में धुएं की अधिकता के कारण केंद्रकों की मात्रा में भी अधिकता होती है, जो कोहरे और कुहासे के बनने में मदद देती है। ऐसी स्थिति को हम कोहरा
ऐसी स्थिति को जिसमें कोहरा या धुआं सम्मिलित रूप में बनते हैं, उसे हम धूम्र कोहरा कहते हैं। कुहासे एवं कोहरों में केवल इतना अंतर होता है कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है। कुहासा पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है क्योंकि ऊपर उठती हुई गर्म हवा ढाल पर ठंडी सतह के संपर्क में आती है। कोहरे कुहासे की अपेक्षा अधिक शुष्क होते हैं तथा गर्म हवा की धारा ठंडी हवा के संपर्क में आती है। वहां ये प्रबल होते हैं। कोहरे छोटे बादल होते हैं जिसमें धूल कण, धुएं के कण तथा नमक के कण होते हैं। केंद्रकों के चारों ओर संघनन की क्रिया होती है। तो यह जो होता है, यह जो विशेषता थी आपकी, यह थी कुहासे कोहरे की। अब देखते हैं बादल। बादल बादल पानी की छोटी बूंदों तथा बर्फ के छोटे रवों की संगति होता है, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। चूंकि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसलिए ये विभिन्न आकारों के होते हैं। इनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है पच्छाभ मेघ, दूसरा है कपासी मेघ, तीसरा है अस्तरी मेघ, चौथा है वर्षा मेघ। तो यह 4 प्रकार के बादलों का प्रकार है। पच्छाभ मेघ, कपासी, अस्तरी, वर्षा। अब सबसे पहला जो है वह पच्छाभ मेघ है। इसके बारे में हम देखते हैं। पच्छाभ मेघों का निर्माण जो होता है 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं। तो अक्सर जब आसमान में बादल छाए और बरसात के मौसम में, तो उस टाइम हमें देखना चाहिए आप आसमान में तो कौन से बादल इस टाइम दिखाई देते हैं। पच्छाभ है कि कपासी है कि अस्तरी है कि वर्षा मेघ है। तो जो बादल होते हैं वह हमेशा जो है सफेद रंग के होते हैं। अब दूसरा देखते हैं कपासी मेघ। कपासी मेघ रुई के समान दिखते हैं। ये प्रायः 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं। अस्तरी मेघ, तीसरा पॉइंट है अस्तरी मेघ। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि ये परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रण होने से बनते हैं। अस्तरी मेघ जो होते हैं। अब देखते हैं वर्षा मेघ। चौथा पॉइंट है वर्षा मेघ। वर्षा मेघ काले तथा गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये मध्य स्तरों या पृथ्वी के सतह के काफी नजदीक बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत अधिक अपारदर्शी होते हैं। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन संगति होते हैं। ये 4 मूल रूपों के बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों के बादलों का निर्माण करते हैं। ऊंचे बादल, पच्छाभ 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 स्तरी, कपासी। मध्य ऊंचाई के बादल, अस्तरी मध्य तथा कपासी मध्य कम ऊंचाई के बादल हैं। अस्तरी कपासी, अस्तरी वर्षा मेघ एवं कपासी वर्षा मेघ, यह सब जो है कम ऊंचाई के बादल हैं। अब वर्षण देखते हैं। वर्षण स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों के आकार को बड़ा करने में मदद करती है। जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में असफल हो जाता है, तब ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। इसलिए जलवाष्प के संघनन के बाद नमी से मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। यह द्रव या ठोस अवस्था में भी हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है उसे वर्षा कहा जाता है। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तब वर्षण हिमतुलों के रूप में होता है, जिसे हिमपात कहते हैं। नमी षटकोणीय रवों के रूप में निर्मुक्त होती है। ये रवे हिमतुलों का निर्माण करते हैं। वर्षा या हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार सहित वृष्टि तथा काकरापात, यद्यपि काकरापात
काफी सीमित मात्रा में होता है एवं समय तथा क्षेत्र की दृष्टि से यदाकदा ही होता है। सहीम वृष्टि जमी हुई वर्षा की बूंदें हैं या पिघली हुई वर्षा के पानी की जमी हुई बूंदें हैं। जमाव बिंदु के तापमान के साथ जब वायु की एक परत सतह के नजदीक आधे जमे हुए परत पर गिरती है, तब तब सहीम वृष्टि होती है। वर्षा की बूंदें जो गर्म हवा से निकलती हैं तथा नीचे की ओर ठंडी हवा से मिलती हैं, इसके परिणाम स्वरूप वे ठोस हो जाती हैं तथा सतह पर वर्षा के बूंदों से भी छोटे आकार में बर्फ के रूप में गिरती हैं। अब देखते हैं हम, कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं तथा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, जिसे ओला पत्थर कहा जाता है। ये वर्षा के जल से बनती हैं जो कि ठंडी परतों से होकर गुजरती हैं। ये ओला पत्थर एक के ऊपर एक बर्फ की कई संकेंद्री परतों वाले होते हैं। अब वर्षा के प्रकार देखते हैं। टाइप्स ऑफ रेन। उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को तीन प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है: संवहनी वर्षा, पर्वतीय तथा चक्रवाती या फ्रंटल। पहले देखते हैं संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा हवा गर्म हो जाने पर हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर की ओर उठती है। वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुंचने के बाद यह फैलती है तथा तापमान के कम होने से ठंडी होती है। परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया होती है तथा कपासी मेघों का निर्माण होता है। गरज तथा बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। यह संवहनी वर्षा की विशेषता है, लेकिन यह बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है। इस प्रकार की वर्षा गर्मियों में या दिन के गर्म समय में प्रायः होती है। यह विषुवतीय क्षेत्र तथा खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में प्रायः होती है संवहनी वर्षा। अब अगला है, देखते हैं पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा जब संतृप्त वायु की संगति पर्वतीय ढाल पर आती है, तब यह ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है तथा जैसे ही यह ऊपर की ओर उठती है, यह फैलती है। तापमान गिर जाता है तथा आर्द्रता संघनित हो जाती है। इस प्रकार की वर्षा का मुख्य गुण है कि पवनाभिमुख ढाल पर सबसे अधिक वर्षा होती है। इस भाग में वर्षा होने के बाद ये हवाएं दूसरे ढाल पर पहुंचती हैं। वे नीचे की ओर उतरती हैं तथा उनका तापमान बढ़ जाता है। तब उनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है एवं इस प्रकार प्रति पवन ढाल सूखे तथा वर्षा विहीन रहते हैं। प्रति पवन भाग में स्थित क्षेत्र जिनमें कम वर्षा होती है उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। जिनमें कम वर्षा होती है उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। यह पर्वतीय वर्षा या स्थलकृत वर्षा के नाम से जानी जाती है। अब देखते हैं चक्रवाती या फ्रंटल वर्षा, तीसरा जो है। आप पहले से ही इस पुस्तक के 10वें अध्याय में, जैसे कि हम सबने देखा था कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा चक्रवाती वर्षा का अध्ययन देख चुके हैं हम। अब संसार में वर्षा का वितरण किस प्रकार से हुआ है। एक साल में पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में होने वाली वर्षा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है तथा यह अलग अलग मौसमी में भी होती है। सामान्य तौर पर जब हम विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागर के ऊपर वर्षा अधिक होती है, क्योंकि वहां पानी के स्रोत की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती रहती है। विषुवत वृत्त से 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है तथा पश्चिम की तरफ यह घटती जाती है। लेकिन विषुवत वृत्त से 45 से 65 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण के बीच सबसे पहले पछुआ पवनों के कारण सबसे पहले महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा होती है तथा यह पूरब की तरफ घटती जाती है। जहां भी पहाड़ तट के समानांतर है, वहां वर्षा की मात्रा पवनाभिमुख तटीय मैदान में अधिक होती है एवं यह प्रति पवन दिशा की तरफ घटती जाती है।
वार्षिक वर्षण की कुल मात्रा के आधार पर विश्व की प्रमुख वर्षण प्रवृत्ति को निम्नलिखित रूपों में पहचाना जा सकता है कि विषुवती पट्टी शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तट के किनारों के पास पर्वतों की वायु की ढाल पर तथा मानसून वाले क्षेत्रों के तटीय भागों में वर्षा बहुत अधिक होती है, जो प्रति वर्ष 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। महाद्वीपों के अतिरिक्त भागों में प्रतिवर्ष 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा मध्यम होती है तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के केंद्रीय भाग तथा शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी तथा भीतरी भाग में वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर प्रति वर्ष तक होती है। महाद्वीप के भीतरी भाग में वृष्टि छाया क्षेत्रों में पड़ने वाले भाग तथा ऊंचे अक्षांशों वाले क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वर्षा का मौसमी वितरण इसकी प्रभाविता को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कुछ क्षेत्रों में विषुवती पट्टी तथा ठंडे समशीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा पूरे वर्ष होती रहती है। तो यहाँ पर देखिए कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जो कि बहुविकल्पी रूप में है। बहुविकल्पी है। तो पहला प्रश्न है कि मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलवाष्प। दूसरा है कि निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वाष्पीकरण। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उनकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है? इसका सही उत्तर है संतृप्त हवा। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है पच्छाब। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। तो अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो थैंक यू सो मच।